लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस। ठीक है, अब अपन देखेंगे रेजोनेंस इन एसी सर्किट। अपन ने पावर भी देख ली, फेजर्स भी देख लिए। अब अपन एसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है, यदि सिंपल वर्ड्स में देखें तो इन स्टेप विद, इन स्टेप विद। इसका मतलब ये होता है कि जो रेजोनेंस है साथ साथ चलना। इन स्टेप विद मतलब होता है साथ साथ चलना। इसका मतलब एसी सर्किट के अंदर कौन कौन साथ साथ चल सकते हैं? अपने पास क्या क्वांटिटीज़ है? या तो एलिमेंट्स है अपने पास आर, एल और सी और उनके कॉम्बिनेशंस, और अपने पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसे अपन देखते हैं। वोल्टेज, करंट, पावर। पावर वोल्टेज करंट के बिना नहीं निकाल सकते। वोल्टेज अकेला अपने को एसी सोर्स दे देता है, मतलब सिग्नल्स दे देते हैं वोल्टेज करंट अपने को। तो इसका मतलब रेजोनेंस में अपन क्या बोलेंगे कि जब वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, एक फेज के अंदर चलते हैं, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो वो जो कंडीशन बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो एसी सर्किट के अंदर अपने को दो क्वांटिटीज पता चल गई, V एंड I। ये साथ साथ चलेंगे तो यही कंडीशन किसकी होगी? रेजोनेंस की। तो एक बार बना के बताऊं कैसे चलते हैं। ये देखो आप ऐसे, ये मेरे ओमेगा टी या टी, ठीक है। ये मान लेती हूँ ये मेरी वोल्टेज की वेव है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे V और I है और ये मेरी I की है 0, पाई, 2 पाई। दोनों सेम पॉइंट के ऊपर ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहे ना। ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे दे रहा है, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट पे दे रहा है। फिर नेगेटिव एक्स, नीचे बात करें नेगेटिव एक्सेस में, तो ये भी देखो, ये भी अपने को 3π/2 पे मिल रही है इसकी। ये नेगेटिव में पीक मैक्सिमम, ये भी नेगेटिव में पीक मैक्सिमम। इसका मतलब अपन ने अभी पढ़ा था जब फेज डिफरेंस देखा था कि जब एक ही इंस्टेंट पे दो क्वांटिटीज का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट सेम ही उस पे आता है तो अपन क्या बोलते हैं कि उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो क्या इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं, नो फेज डिफरेंस, नो फेज। ठीक है, यही कंडीशन होती है रेजोनेंस की। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये कंडीशन होती है अपनी रेजोनेंस की, जब ये साथ साथ चलें। ठीक है, बट इफ सर्किट के अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके सीरीज पैरेलल प्रेजेंट हो, तब अपन क्या करेंगे? यही आता है अपने दिमाग में कि भाई ऐसा जब कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, कोई फेज नहीं हो, तब कंडीशन आती है रेजोनेंस की। तो एक चीज तो अपने को सामने आ गई, अपन ने अभी पढ़ा था कि जब मैंने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तभी कोई फेज नहीं आ रहा था V और I के बीच में, है ना। V और I के बीच में तभी कोई फेज नहीं आता जब मैंने प्योर रेजिस्टिव केस पढ़ा था। इसका मतलब कि रेजोनेंस प्योर रेजिस्टिव केस में अपने आप ही अकर होता है, अपने आप से ही होता है, नेचुरली, अपने को कुछ भी करना नहीं पड़ता इन प्योर रेजिस्टिव केस, क्योंकि वहाँ पे V और I क्या है? सेम फेज के अंदर है। लेकिन व्हाट कि इफ अपने सर्किट में प्योर इंडक्टेंस हो जाए, प्योर कैपेसिटेंस हो जाए, या L और C किसी के साथ कॉम्बिनेशन में लगे हो, तब अपन क्या करेंगे? तब क्या होगा? तब रेजोनेंस की कंडीशन अकर नहीं होएगी, वो अपने को करवानी पड़ेगी। अपने को कोई कंडीशन ऐसी फाइंड करनी पड़ेगी कि इन सर्किट के अंदर भी जहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट है वहाँ भी अपन रेजोनेंस फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि जब भी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस अकर होता है। अब वो एंगल कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अपने को? वोल्टेज और करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना फेज डिफरेंस आएगा। और जैसे ही फेज डिफरेंस आया तो जैसे फेज डिफरेंस आया ये दोनों एक साथ चलना बंद कर देंगे। जैसे ही ये दोनों एक साथ चलना बंद कर देंगे रेजोनेंस हट गया, क्योंकि रेजोनेंस तो बोला ही है कि मैं तो साथ साथ चलता हूँ। इसका मतलब V और I कैसे चलेंगे? अपने साथ साथ ही चलेंगे।
ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, उन सर्किट्स की बात करने पर। भाई प्योर रेजिस्टेंस में तो अपने को बात समझ में आ गई। इन प्योर रेजिस्टेंस केस वी सी दिस, हमें ये दिखने को मिलता है ना, प्योर रेजिस्टेंस केस के अंदर, because V and I are in same phase। V और I कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब अपन बात करते हैं जब अपने सर्किट के अंदर L और C भी प्रेजेंट है, वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि जब सर्किट के अंदर L और C भी प्रेजेंट हैं, L और C भी प्रेजेंट है, तब भी किस तरह से अपने सर्किट्स के अंदर रेजोनेंस कंडीशन आती है। क्योंकि भाई ये तो बड़ा सिंपलेस्ट हो जाएगा कि किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टिव है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अपने को कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स भी चाहिए सर्किट के अंदर। कि भाई जब अभी अपन आगे देखेंगे फुल साइकिल हाफ साइकिल की बात करें तो एक साइकिल, भाई जब फुल साइकिल के लिए बात करेंगे तो सभी कंडक्ट करेंगे, पर जब नेगेटिव साइकिल होगी तब तो सर्किट चलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने डायोड में देखा था ना कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, यही सारे केसेस चलते हैं। तो फिर अपने को उस टाइम पे कोई ऐसे एलिमेंट चाहिए जो जब फॉरवर्ड बायस है तो एनर्जी स्टोर रखें और रिवर्स बायस में एनर्जी डिलीवर करें, तो ऐसे एलिमेंट्स भी चाहिए। तो इसका मतलब अपने सर्किट में आर एल सी का कॉम्बिनेशन तो हमेशा रहेगा ही सही। तो अपन एक काम करते हैं, तो फिर उसी के लिए कंडीशन निकाल लेते हैं, ताकि जब भी कभी कोई पूछे मेरे से कि रेजोनेंस बताओ, ठीक है, कि क्या रहेगा, तो अपने को उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई क्यों रेजोनेंस अकर हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपलेस्ट आरएलसी सर्किट बनाते हैं। आर एल सी, ठीक है। यहाँ पे करंट अपनी आई फ्लो करी, ये अपना वोल्टेज है। अब अपन ने देखा कि एक्सएल और अपने एक्सी बराबर आए, कब आएंगे, जब अपने को इन दोनों को इक्वल कभी होंगे, क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी पे। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी या अपने को एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जब ये दोनों बराबर होंगे, तो उस कंडीशन पे अपने को एक ऐसी फ्रिक्वेंसी मिलेगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो अपनी वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी, 1/2 पाई √LC, ठीक है। और ये अपनी है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब अपन इसी को फेजर से भी समझते हैं। जब अपना सर्किट आरएलसी है, ये है, RLC, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। फेजर बनाते हैं इसका। ये अपनी होगी रेफरेंस लाइन, ठीक है। करंट को अपन रेफरेंस ले लेते हैं, ये अपना करंट हो गया I, ठीक है। करंट और रेजिस्टिव के केस में क्या होता है, करंट V और I सेम फेज में होते हैं, तो ये मेरा हो गया VR। इंडक्टेंस के केस में लीड करेगा, ये ऊपर चलते हैं, ये आ गया अपना VL, ये हो गया 90 डिग्री। और कैपेसिटेंस केस में लैग करेगा, तो ये आ गया 90 डिग्री, ये हो गया VL, ठीक है। अब डिपेंड करेगा रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनकी वैल्यूज पे, सॉरी ये VC होगा। अब डिपेंड करेगा कि अपना रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा कि नीचे में आएगा, वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है। ये अपन ने देखा था आरएलसी सर्किट के अंदर कि भाई VL माइनस VC बनेगा कि VC माइनस VL बनेगा, है ना। तो वो रिजल्टेंट उस पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है, ये रिजल्टेंट देख लेते हैं। यहाँ कहीं मान लेती हूँ मेरे रिजल्टेंट V आएगा, है ना, और ये मेरी एंगल रहेगी थीटा,
लेकिन जब अपन रेजोनेंस की बात करते हैं तब अपन क्या बोलते हैं कि अपनी जो एक्सेल है, ठीक है, जो अपना एक्सेल है, यदि मैं इसको V से डिवाइड कर दूंगी, सॉरी V से नहीं, यदि मैं इसको I से डिवाइड कर दूंगी तो कि क्या ये इंपीडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे XL आ सकता है, यहाँ पे XC आ सकता है और यहाँ पे अपना ZR हो जाएगा। यदि मैं इसको I से डिवाइड कर दूं तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मेरे को रेजोनेंस की कंडीशन चाहिए तो क्या होगा उस कंडीशन के अंदर? यहाँ पे देखा XL और XC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, XL और IC क्या होंगे? इक्वल होंगे और वो किसी फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होंगे जिसको अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यदि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों, भाई जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी वैल्यू नीचे है, तो दोनों अपने आप को नलीफाई कर देंगे। भाई इक्वल मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू मान लो +9 आया, इसका वैल्यू -9 आया, तो दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपना जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आ जाएगा? इधर। फिर रिजल्टेंट ऐसे एंगल पे रहेगा ही नहीं, वो तो गिर के यहाँ पे आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ही क्या है अपना? VR या ZR, और वही क्या है अपना? प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट का फेजर डायग्राम। इसीलिए अपन कहते हैं कि प्योर रेजिस्टिव की कंडीशन आ जाती है जब अपन रेजोनेंस की बात करते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे फेजर से भी समझ लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले फेजर डायग्राम बनाया, I को रेफरेंस लिया, VR बना दिया, VL और VC बना दिया। ठीक है, फिर मैंने I से डिवाइड करके इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को फिर रेजोनेंस की कंडीशन चेक करनी है। तो वो अपने को पता है जब ये दोनों बराबर आएंगे, बराबर होंगे तो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, तो रिजल्टेंट फिर क्या किसी एंगल पे थोड़ी रहेगा, वो तो VR के बराबर ही हो जाएगा। तो वो किसका केस है ऐसा? प्योर रेजिस्टिव का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये तो अपन बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, तो इनकी वजह से क्या इफेक्ट आता है अपने सर्किट के ऊपर। जब रेजोनेंस आता है तो क्या इफेक्ट होता है रेजोनेंस का? ठीक है, पहला तो होता है अपना करंट मैक्सिमम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन पहले अब लिखते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, वो कर लेते हैं पहले। अपन ये बनाया, यहाँ पे RLC लगा दिया, करंट I फ्लो कर रही है और V वोल्टेज है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? VM sin ओमेगा t। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से करंट अपने आई गई। ठीक है, अब देखो यदि मैं सर्किट के अंदर इन दोनों को गायब कर दूं तो क्या ये प्योर रेजिस्टिव केस बनेगा और अपने को यही वेवफॉर्म मिल जाएगी, है ना? यही वेवफॉर्म मिल जाएगी, प्योर रेजिस्टिव का केस हो जाएगा। तो पर यदि सर्किट में ये तीनों प्रेजेंट है तो भी मुझे क्या कंडीशन निकालनी है? ये कि वोल्टेज और करंट कैसे आए? सेम फेज के अंदर आए। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, देखें जरा, अभी मैंने आपको हिंट में एक बात बोली दी है कि यदि ये दोनों एब्सेंट हो जाएं सर्किट में तो प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा और रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि V और I सेम फेज में आ जाएंगे। तो एक काम करें कि यदि मैं सर्किट के अंदर इन दोनों को इक्वल कर दूं, इनके जो रिएक्टेंस है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, दोनों को इक्वल कर दूं तो क्या ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा और क्या अपने रेजोनेंस आ जाएगा? क्योंकि V और I के अंदर कोई फेज नहीं आएगा। आ जाएगा ना? अपने को ये चीज तो समझ में आई। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं कि अपनी जो प्योर ये अपन ने जो RLC सर्किट पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने इम्पिडेंस की वैल्यू क्या निकाली थी? याद हो तो Z क्या था? Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही देखा था अपन ने जब अपन ने RLC सर्किट निकाला था पूरा फेजर डायग्राम में, यही देखा था। और अब मैं क्या बोल रही हूं कि यदि इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब मेरा XL और XC बराबर आ जाएगा तो ये मेरे क्या आ जाएगी? 0। और मेरा Z किसके बराबर आ जाएगा? √R², दैट इज Z इक्वल टू R। और ये मेरी वापस यही कंडीशन आ जाएगी, है ना? जब XL इक्वल टू XC कर दूंगी तो मैं, ये चीज समझ में आई? तो फॉर रेजोनेंस अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को XL माइनस XC को क्या बनाना पड़ेगा? 0, यदि अपन RLC सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन चाहते हैं तो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो अपन एक काम करते हैं, रेजोनेंस की वैल्यू निकालने थे। यदि किसी ने मुझे बोला कैलकुलेट द रेजोनेंस, तो मैं क्या करूंगी उस केस में? XL माइनस XC को 0 पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। ये कंडीशन हो गई मेरी रेजोनेंस की।
ठीक है, इसका मतलब एक्सएल किसके बराबर आ गया, एक्सी के। और अपने को पता है एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल, है ना। एक्सएल की वैल्यू यही होती है। एक्सएल क्या होता है अपना लिख लेते हैं यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अपना एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब अपने को मालूम है कि एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल, यही होती है, जहां पे एफ अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और अपने को ये चीज तो मालूम है कि रेजोनेंस तो बहुत बाद में आया है। यदि अपन चाहते हैं कि दो क्वांटिटी सेम फेज में है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। ये चीज समझ में आई अपने को, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, तभी अपन उसका फेजर डायग्राम बना पाए, तभी अपन उनकी फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये अपना इंडक्टेंस एल हो गया। और अपना एक्सी क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, यही होता है। अब एक काम करते हैं, इनको रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, अपन चाहते हैं आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन निकालना। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी पड़ेगी ना, कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों सेम फेज में है। अभी तो मुझे पता है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए मैंने इनका फेजर बना दिया। अब मुझे इसी डायग्राम का ये भी बनाना है, तो मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी तो पता होगी ना, कि भाई तभी मैं इनका फेजर बना पाऊंगी, अदरवाइज सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो मैं फेजर नहीं बना पाऊंगी। और वो फ्रीक्वेंसी जो अपन कैलकुलेट करेंगे, उसको अपन बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब अपने को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तो अपने के पास रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी और अपन बता देंगे कि आरएलसी सर्किट के अंदर भी अपन रेजोनेंस करवा सकते हैं और अपने पास इसकी कंडीशन भी है। ठीक है, तो इसको इसके अंदर पुट कर दें, एक्सएल इक्वल टू एक्सी के अंदर, तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई, मैंने कर दिया इसको एफ आर एल। एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। FR is resonant frequency equal to 1/2 पाई FRC। सही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है, तो ठीक है, FR यहाँ रख, FR इंटू FR 1/4 पाई LC। तो ये FR का स्क्वायर हो जाएगा, कर देते हैं। तो अपनी FR क्या आ जाएगी यहां से, 1/2 पाई √LC। ये अपनी आ गई है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब कोई मुझसे डायरेक्ट पूछे कि आरएलसी सर्किट दे रखा है, ये वैल्यूज गिवन है, ये है, आप मुझे इसका रेजोनेंस का कंडीशन बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन तभी आएगी जब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर आएगा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस के। और मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/2 पाई √LC। ठीक है, 1/2 पाई √LC तभी आएगी। ठीक है, अपन ने FR की भी वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है, इसीलिए मैंने निकाली है, क्योंकि भाई मैं डायरेक्टली इनको नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं दोनों को एक अभी नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, अभी मैं इनका ऐसे फेजर वापस बना सकती हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली, एल और सी क्यों नहीं निकाले। एक्सएल की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एफ और एल है, एल भी इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस भी अपने को पता रहता है, एक एलिमेंट है तो उसका इंडक्टेंस इतना ही रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो एक्सएल भी बदलेगा। भाई फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एक्सएल भी बदलेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एक्सएल भी सेम रहेगा, तो मतलब अपना एक्सएल अपनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं पे, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाली। फिर वैसे ही बात करते हैं एक्सी की, 1/2 पाई एफसी। ठीक है, 1/2 पाई एफसी है तो 2 पाई कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ही एक एलिमेंट के लिए उतना ही रहेगा। अब एक्सी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब मुझे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए जहां पे ये दोनों क्या हो, बराबर हो।
ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चाहिए जहाँ पे ये दोनों बराबर हो और मेरी ये कंडीशन आ जाए कि XL बराबर किसके है, XC के। तो उसी के लिए मुझे उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है और उस केस के अंदर उस फ्रिक्वेंसी का नाम क्या होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो वो अपन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहाँ से निकालेंगे, इससे। ठीक है, मैंने आपको दो तरह से बात बताई है, दो तरह से आपको चीजें समझा दी। एक तो मैथमेटिकली आपको निकाल के बता दिया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है, और इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि फ्रिक्वेंसी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि अपनी जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये सोलली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो अपने को एक ऐसी फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी जहां पे दोनों बराबर आ जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी। तो वो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं अपन। अब अपन देखते हैं इफेक्ट इन सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, जब रेजोनेंस रहता है तब क्या होता है, अपना करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। करंट क्या हो जाता है अपना, मैक्सिमम। ठीक है, करंट अपना मैक्सिमम हो जाता है। और दूसरी बात, अपना जो इम्पिडेंस आता है वो अपने R के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि R क्या होता है, क्योंकि अपना Z क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल टू XC है ना, तो ये अपना Z क्या हो जाता है, ये Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, तो ये अपना Z इक्वल टू R आ जाता है। ठीक है, ये दो इफेक्ट्स रहते हैं रेजोनेंस के, करंट मैक्सिमम हो जाता है और अपना इम्पिडेंस किसके बराबर आ जाता है, R के। तो कोई भी पूछे कि रेजोनेंस के अंदर, कभी कोई क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी सी लैंग्वेज होती है 5-6 लाइंस की, ठीक है, और उसमें वो ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे पूछा जा जाता है कि आप बताइए कि इम्पिडेंस क्या होगा जब रेजोनेंस होगा। तो कुछ नहीं, रेजिस्टेंस दे रखा है, वही वैल्यू बता दो। तो कुछ भी ना तो सॉल्व करना है ना पेन उठाना है। ठीक है, वहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इफेक्ट इन सीरीज रेजोनेंस में क्या हुआ है, करंट मैक्सिमम हो गया और Z इक्वल टू R हो गया। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ इफ सीरीज रेजोनेंस के अंदर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये Q फैक्टर कि Q फैक्टर क्या होता है। ठीक, Q फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज, डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज। अब देखो आप, Q फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल अपॉन सप्लाई वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल क्या है, कॉइल क्या है यहाँ पे अपनी इंडक्टर की, तो ये हो जाएगा L के अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, तो कितना वोल्टेज आता है L के अक्रॉस, IXL, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ की इक्वेशन से, तो I इंटू XL। और सप्लाई वोल्टेज भी क्या होता है, IR होगा सप्लाई वोल्टेज भी। ठीक है, I से I कैंसिल हो गया, ये हो गया XL अपॉन R, XL अपॉन R हो गया। ठीक है, अब अपन एक काम कर सकते हैं, XL अपॉन R हो गया। ठीक है, XL की वैल्यू क्या होती है, अभी देखी थी अपन ने, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, है ना, ओमेगा L, या फिर 2 पाई FL। यहां पे ये भी अपना रेजोनेंट होगा, ये भी अपना रेजोनेंट होगा। ठीक है, तो क्या मैं वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, इसकी कर देते हैं पुट यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई FRL अपॉन R। ठीक है, यही होगा, ये अपना आ रहा है Q फैक्टर। अब यहां पे मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है,
कितनी होती है FR की वैल्यू, यहाँ निकाली अपन ने, अभी निकाली थी ना, 1/2π√LC। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 2πL/R इंटू 1/2π√LC। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल कर दूं तो यहां ऊपर √L रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R√LC। ये आता है अपना Q फैक्टर। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस पे 4 मार्क कर लो। बहुत बार पूछा जाता है Q फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, Q फैक्टर क्या होता है मुझे फॉर्मूला पता है, वोल्टेज ड्रॉप जो कॉइल के अक्रॉस आता है डिवाइडेड बाय द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब कॉइल क्या है अपने RLC सर्किट में ना L, तो L के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VL। VL क्या होता है, IXL अपॉन IR। फिर मेरे को XL का पता है, ओमेगा R L होता है, ये रेजोनेंट है, ये भी रेजोनेंट है, और ओमेगा R को क्या लिख सकते हैं, 2πf, तो 2πf इंटू L, और फिर उससे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई Q फैक्टर की। यहाँ पे मेरा एक Q फैक्टर आ गया। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे। ठीक, तो अभी अपन ने क्या देखा, इफेक्ट इन सीरीज रेजोनेंस और Q फैक्टर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ क्या होती है वो देखते हैं अब अपन। चलिए अब अपन बैंडविड्थ इन सीरीज रेजोनेंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं बैंडविड्थ, ठीक है, एक रेंज है। ठीक है, बैंडविड्थ एक फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ पे अपना करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा, या फिर जो अपना करंट है उसका 70% उसके अंदर फ्लो करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। क्या बोला मैंने कि ये वो फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ पे जो अपना मैक्सिमम करंट है, जहाँ पे मैक्सिमम करंट का 70% फ्लो करेगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। जैसे इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ ये वो फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ पे अपनी मैक्सिमम करंट तो होगी, साथ में 70% भी होगा मैक्सिमम करंट का जो उसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, मैंने आपको 2-3 तरह से बोल के इसकी डेफिनेशन बता दी। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये अपना फ्रिक्वेंसी का एक्सिस हो गया, ये अपना फ्रिक्वेंसी का एक्सिस हो गया, ये अपना करंट का एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक, ये मेरी क्या हो गई, मैक्सिमम करंट, यही होगी। अब इसने क्या बोला, बैंडविड्थ, ये वो फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ पे अपनी मैक्सिमम करंट तो होगी, मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है, और उसका 70% भी फ्लो करेगा। तो ठीक है, मैक्सिमम करंट का 70% देखते हैं, इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा, इधर बढ़ता हुआ होगा, इधर इधर नीचे जा रहा है। भाई पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये चीज हुई। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ 70%, बोल सकती हूँ 70%। ठीक है, ये अपनी आई है, थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ उसको, ये अपनी आई हो गई। ठीक है, ये 70% हो गया अपना मैक्सिमम, और ये अपना आई हो गया। तो अब ये यहाँ पे लाई करता है, तो मैं बोल देती हूँ ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, तो ये जो आएगा F1 और F2 के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसको अपन बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, बैंडविड्थ। इन दोनों के बीच की जो रेंज आएगी ना F1 और F2 की, F1 माइनस F2 बोलो या F2 माइनस F1 बोलो, मॉड लगा हुआ होता है। ठीक है, ये वो बैंडविड्थ आएगी, ये विड्थ है।
ठीक है, और अपन इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी अपनी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अपन ने बोला था रेजोनेंस के कंडीशन में अपना करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, और मैक्सिमम करंट से 70% में ये जो अपनी को दो फ्रिक्वेंसी रेंज मिली, ये क्या होगी अपनी बैंडविड्थ, क्या होगी अपनी ये बैंडविड्थ। तो F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 की रेंज के अंदर अपनी क्या आएगी, बैंडविड्थ आएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ क्या हो जाएगी अपनी F1 माइनस F2, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बैंडविड्थ। अभी अपने को फॉर नाउ इतना ही मालूम होना चाहिए बैंडविड्थ के बारे में, ठीक है, अपने को इतना ही मालूम रहना चाहिए बैंडविड्थ के बारे में, ठीक। तो अपन ने पहले क्यू फैक्टर देख लिया रेजोनेंस कंडीशन के अंदर कि क्यू फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल डिवाइडेड बाय द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। एल के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहती है, वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होती है इंडक्टर के, वही ओम्स लॉ वाली इक्वेशन आई एक्सएल, तो आई एक्सएल अपॉन आर हो गया, ठीक है, आई एक्सएल अपॉन वी हो गया। अब वी अपना क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, वी इक्वल टू आई आर, तो ये आई आर हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्सएल अपॉन आर। अपने को एक्सएल की वैल्यू पता है, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू पता है, ओमेगा आर एल, या फिर ओमेगा आर एल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ आर एल। फ्रिक्वेंसी भी पता है 1/2 पाई अंडर एल सी, ये सब डालेंगे तो अपने को क्यू फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/r अंडर रूट ऑफ एल सी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रेजोनेंस, ठीक है। ये इतना ही अपने को अभी मालूम होना चाहिए एज ऑफ, मैंने आपको उतना उससे ज़्यादा ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है।